नमस्कार। सेंट पीटर्स कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर मैं अपना प्रपत्र प्रस्तुत करना तो चाहती हूँ। और मेरा नाम जो है रम्या KR। मैं श्री शंकरा विद्यापीठम कॉलेज पेरुम्बावूर में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत है। और मेरे प्रपत्र का विषय है संजीव का धार उपन्यास और आदिवासी विमर्श, संस्कृति, राजनीति और पहचान। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में अनेक समुदाय के लोग तो रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ अनेक धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं और इन सभी के सम्मिश्रण से भारत की एक सामाजिक संस्कृति भी विकसित हुई है। आदिवासी समाज भी इसी संस्कृति में समाहित है। यह समाज सदैव हाशिए पर रहा है। वास्तव में आदिवासी विमर्श से तात्पर्य उनके अस्तित्व एवं अस्मिता के विमर्श से है। इस विमर्श के अंतर्गत अनेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। सच्चाई की बात यह है कि गरीबी एवं अशिक्षा आदिवासियों की सबसे प्रमुख समस्या रही है। इन्हीं कारणों से उनका विकास नहीं हो रहा है। आदिवासियों की एक और महत्वपूर्ण समस्या विस्थापन की समस्या है। वे घने जंगलों में रहते हैं, जहां ज्यादातर कोयले की खदानें, बॉक्साइट, खनिज संपत्ति एवं विकास के नाम पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। इसी के साथ विभिन्न परियोजनाओं के लिए नदियों पर बांध बनाई जाते हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें वहां से जाना पड़ता है। इसी स्थिति का निरूपण आदिवासी साहित्य में विस्तार से हुआ। हम जिस युग में से गुजर रहे हैं उसे विज्ञान, तकनीकी या सूचना युग की अपेक्षा समस्या युग की संज्ञा देना अधिक समीचीन तो होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या न होती तो मनुष्य का विकास भी असंभव होगा। संजीव का सारा कथा साहित्य इस तथ्य से ओतप्रोत है। उनकी एक भी रचना ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने किसी समस्या को विषय वस्तु न बनाया है। उनके कथा साहित्य में पिछड़े, उपेक्षित, वर्जित क्षेत्र की दर्दनाक व्यथा को वाणी दी गई है। संजीव का 14वां उपन्यास है धार। एक कोयला क्षेत्र में मजदूरों द्वारा किए गए सहकारिता के प्रयोग की वास्तविक घटना को लेकर लिखा गया उपन्यास है। बिहार के संथाल परगना में कोयला अंचल की खदानों में काम करने वाले श्रमजीवी लोगों की व्यथा को इसमें व्यापक फलक पर परिभाषित किया गया है। बांसगड़ा इसके केंद्र में है और मैना इसकी नायिका है। तरह तरह के सामाजिक शोषणों के शिकार एक संदा युवती है मैना। बाप आदिवासी, माँ गुलगुलिया यानी बेंचाइन। पहले खेत मसूरिन थी मैना, बिल्कुल साधारण अनपढ़ औरत। गांव में जब तेजाब की फैक्ट्री लगी तो उसमें मैना के बाप और उसके पति फोकल दलाली करने तो लगे। तब तक मैना फोकल के 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और उसने अपने बाप और पति की इच्छा के विपरीत कुछ एक गांव वालों के साथ मिलकर फैक्ट्री का विरोध किया। पिता और पति का घर छोड़कर वह छोटे बच्चों को लेकर स्टेशन के निकट एक टूटे त्यक्त मालगाड़ी के डिब्बे में रहने लगी। पैसे वालों का विरोध करने के एवज में उसे जाल में डाल दिया गया, जेल में तो डाल दिया गया। वहां जेलर की कामुकता की वह शिकार हुई और एक बच्चा भी हुआ। जेलर ने सजाइफ्ता मंगर कबाड़ी को मार मार कर उस बच्चे का बाप होना कबूलवा लिया। मैना जब गांव पहुंचती है तो जेल से मिला बच्चा और मंगर दोनों भी उसके साथ होते हैं। मैना की यह जेल यात्रा उस क्षेत्र में स्थापित तेजाबी फैक्ट्री का विरोध करने के कारण हुई है, जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में जहर घोल रही है। संजीव लिखते हैं, न दिन है न रात, दोनों की दहलीज पर संथाल परगना का पूरा नंगा इलाका घायल गुराते सुअर की तरह पड़ा है। नंगी अधनंगी पहाड़ियां, जहां तहां खड़े सोल महुए, खजूर और ताड़ के पेड़, ठहरे की झाड़ियां, बंजर धरती, सूखती नदियां, सूखते कुएं, तालाब, भयंकर पोखरिया खादे, जहां तहां सोए पड़े मुर्दों से लोग हैं। कोई
जानकुरु या ओछा जो उन्हें मंत्र से शापमुक्त कर दे। इस प्रकार शापग्रस्त प्रदेश और वहां की समस्याओं को उन्होंने उपन्यास का तथ्य तो बनाया है। धार में संजीव हमारे परंपरागत सौंदर्य बोध और नैतिकता बोध को धराशायी करते हुए यथार्थ जीवन की कुरूपता को, उसकी युत्सा को स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य करते हैं। उन्होंने आदिवासियों की वास्तविक पीड़ा को आवाज देने की कोशिश की है। संजीव की राय है कि वे संदाल या आदिवासी जीवन को भारत की मुख्य जीवन धारा से काटकर अलग थलग करके नहीं देखना तो चाहते। आम जन जीवन से वे क्षेत्रीय जीवन संघर्ष को अद्भुत कलात्मक कौशल से तो जोड़ देते हैं। कोयला अंचल की संथाल जाति बाह्य शक्तियों के शोषण से अत्यधिक त्रस्त है और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें अभावग्रस्त और पटेहाल जीवन तो जीना पड़ता है। ठेकेदार, अनपढ़, गंवार, अंधविश्वासी आदिवासियों का लाभ तो उठाकर शोषण करते हैं, जिससे वे अपनी जिंदगी दयनीय एवं बदहाली में बिताने के लिए मजबूर होते हैं। मानव जीवन के लिए अर्थ सर्वोपरि हो गया है। भारतीय चिंतन धारा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ तो माने गए हैं, परंतु आज अर्थ ने प्रथम स्थान तो प्राप्त किया है। विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र तो होते हैं: विकसित राष्ट्र, विकसनशील राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र। भारत विकसनशील की श्रेणी में आता है। यहाँ एक ओर तो धन संपन्नता है, वहां दूसरी ओर आर्थिक अभाव में जीने वाले करोड़ों लोग हैं। विशेष रूप से कहें तो आदिवासी समाज दयनीय जीवन जी रहा है। उसे दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो संघर्ष ही उनका जीवन है। धार में पूंजीपति महेंद्र बाबू आदिवासी की जमीन पर तेजाब कारखाना तो शुरू करते हैं और उसमें मजदूरों को काम दिया जाता है। पूंजीपति धन कमाने के स्वार्थ में आदिवासियों की जमीन तथा जिंदगी भी बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, तेजाब कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती। मजदूर वर्ग अपनी व्यथा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 4-4 महीना का तनख्वाह रोक के रखा, पूरा बासुरा में जहर घोल दिया, सबको लंगड़ा, लूला, अपाहिज और रोगी बना दिया। इस कथन से विदित होता है कि पूंजीपति अपने शोषण तंत्र से आदिवासियों का आर्थिक एवं शारीरिक शोषण तो करते हैं। संथाल आदिवासियों को अत्यंत निम्न कोटि का जीवन तो जीना पड़ता है। दिन रात खदानों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। गरीबी, भुखमरी, कच्चा मांस खाना, गंदगी, अभाव, बेहाली, अर्धाभाव के कारण नारियों को मजबूरन वेश्या व्यवसाय को तो अपनाना पड़ता है। बाल विवाह, वधु मूल्य, आर्थिक आडंबर, व्यसनाधीनता, बेरोजगारी यही संथालों के जीवन के तो यथार्थ है। और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें अभावग्रस्त और पटेहाल जीवन तो जीना पड़ता है। उन्हें श्रम का मूल्य नहीं मिलता और उनके श्रम पर पूंजीपति, ठेकेदार या कारखानेदार और अधिकारी ही संपन्न होते हैं। आदिवासी नारियों की स्थिति सामान्य नारी से तो भिन्न है। आदिवासी समाज और परिवार में नारी की अहम भूमिका होती है। वह स्वच्छंद जीवन जीने के लिए तो स्वतंत्र है। अतः कुछ नारियां स्वच्छंद जीवन जीती हैं, उसी प्रकार नारियां पारिवारिक और सामाजिक शोषण की शिकार होती हैं। वे उसे चुपचाप सहन करती हैं और उनका शोषण घर में पति के द्वारा और बाहर भूस्वामी, साहूकार या शासकीय अधिकारी एवं पुलिस द्वारा तो होता है। कतिपय नारियां वे हैं जो अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता के प्रति तो जागृत है और अपने अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। वे शोषकों के विरुद्ध दुर्गा अवतार धारण करती हैं। अधिकांश आदिवासी स्त्रियां शोषित हैं। उनका आर्थिक एवं दैहिक शोषण तो हुआ। धार में भी आदिवासी नारी समाज पर हुए अत्याचारों का विशद वर्णन हुआ है। उपन्यास की नायिका मैना का जेल में जेलर के द्वारा दैहिक शोषण किया गया था। फलस्वरूप वह एक बच्चे की मां बनती है, परंतु जेलर अपने आप को बचाने के लिए सजा भोग रहे मंगल को उस बच्चे का पिता बनाने के लिए विवश कर देता है। संथाल समाज की नारियां स्वच्छंद होती हैं और
कभी आर्थिक विवशता में शरीर का सौदा भी करती हैं। मैना देखती है बसंती एक सरदार से बात कर रही है, शायद ट्रक ड्राइवर हो। फिर उसने देखा कि झोपड़ी से तुरिया तो निकली, तुरिया और यहाँ, और वह आदमी इसे पैसे क्यों दे रहा है। दूसरी झुग्गियों की गैस की रोशनी में उसे एक गुलगुलिया लड़की शोभा दिख गई। उसके साथ एक संदाली लड़की भी थी। दोनों नशे में था। एक चिंगारी सी विरचाई तो इसका मतलब यह हुआ कि असंतोष या लक्ष्मीपुर की तरह यहाँ भी रात को चकेला चलने लगा। आदिवासी समाज में अंधविश्वास व्याप्त होने के कारण किसी भी स्त्री को डायन बताकर उसका शोषण किया जाता है। मैना विवशता के विरुद्ध आवाज बुलंद करती है, इसलिए महेंद्र बाबू जैसे स्वार्थी उसे खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ओछा की मदद लेते हैं। यह जानकर मैना के परेमत मैना के पास आकर उसे समझाता है कि मैना चल, जितनी जल्दी हो भाग चले यहाँ से, और हुआ सब तुमको डायन बताकर बेइज्जत करने का जांच तो कर रहा है। और इसी के साथ बूढ़ी केली ने आकर एक सर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मैना भाग, ओछा महेंद्र बाबू से घूस का चुकर और तेरा के डायन बता देगा आज। कहता है शकैरवा तो कब हेड को तो मंदिर से खींच के खून चूस लिया है। संपूर्ण उपन्यास के केंद्र में मैना है और उसी के माध्यम से नारी शक्ति का परिचय भी दिया गया है। भारत में प्रजातंत्र है, अतएव यहाँ आम आदमी से लेकर उच्च वर्ग तक सभी राजनीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित है। यह एक यथार्थ है कि संप्रति राजनीति व्यष्टि समष्टि के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आदिवासी क्षेत्र में भी राजनीति के इस प्रभाव को देखा जा सकता है। विशेष रूप से राजनीतिक दल निर्वाचन के समय ही आदिवासियों के प्रति संवेदनात्मक हो जाते हैं। संजीव का धार झारखंड के आदिवासी क्षेत्र पर तो केंद्रित है और इस क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से साम्यवादी का प्रभाव तो हुआ है, या साम्यवाद का प्रभाव तो हुआ, क्योंकि यह पार्टी सर्वहारा वर्ग की है। लाल सूरज, लाल पताका, लाल वसुंधरा की आवाज सुनते ही गांव के आदिवासी नाचते गाते जन खदान की ओर तो जाने लगते हैं, क्योंकि आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है। दूर दूर से आए कॉमरेड, पत्रकार और अतिथियों ने आश्चर्य से चारों ओर से आ रहे इस जुलूस को देखा था। वयोवृद्ध क्रांतिकारी सिराज अहमद ने लाल ध्वज फहराया था और महासचिव जयदेव ने भाषण में कहा कि साथियों, इस झंडे की लाली खून की लाली है। सभ्यता की समृद्धि के लिए आज तक मजदूरों ने जितना खून दिया है, एक झंडा उसका प्रतीक है। सभा में शर्मा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, लाल झंडे में जो हंसुआ आप देख रहे हैं, ये सचमुच नीले आदंगों के सोने से रोशनी की कटार तक की तरह धंसा हुआ है। जैसे जैसे कामयाबी हासिल होती जाती है, हंसुआ पुष्ट होता जाता है। संप्रति राजनेता इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि संसद में बुढ़ापन और बदमाशी कर रहे हैं। जैसा कि मैना कहती है, ईएमपी साला घूस वसूलने आ सकता, डंडेबाजी करने आ सकता, लेकिन इम्रा मेहनत मैकत का फल देखने में इनका नानी मरता। समग्रता आदिवासी समाज राजनीति से तो भयभीत रहा है। वह चुनाव के प्रति अत्यंत तटस्थ और उदासीन है। भारत धर्मप्राण देश है। यहाँ गरीब से लेकर धनी एवं गांव से लेकर महानगरों तक रहने वाले धर्म पर विश्वास रखते हैं। दूर दराज के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का भी धर्म पर विश्वास होता है। इनके भी देवी देवता हैं। इनके पूजा विधान का अपना ढंग होता है। आदिवासियों की विशेषता यह है कि वे अलौकिक तत्वों को महत्व देते हैं। मंत्र तंत्र, भूत प्रेत, बेली और ओछा को मानते हैं। प्रकृति उनके लिए देवी देवता है। आज श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच संपूर्ण मानव जाति उलझ रही है। संथालों में कुछ अंधश्रद्धा के रूप पाए जाते हैं, जैसे भूत पिशाच का हावी होना, जीते जी श्राद्ध करना आदि।
उपन्यास की नायिका मैना का अपने पति को छोड़कर पर पुरुष मंगर के साथ रहने पर चबूतरे पर संथालों की परंपरा के अनुसार उल्टा मैना का जीते जी श्राद्ध करना, मैना की मां को डायन बताकर कुत्ते की तरह पीट पीट कर भगाना, बाप को भगत का झांसा देकर लूटना, ओछा का मैना को डायन सिद्ध करना आदि। ऐसा अमानवीय व्यवहार केवल अंधश्रद्धा की वजह से तो किया गया है। धार उपन्यास में संजीव ने आदिवासी संस्कृति का काफी गहराई से जो चित्रण किया है। संजीव आदिवासियों के रहन सहन के संबंध में कहते हैं, संथाल आदिवासियों के घर घास फूस के थे। सभी के घरों में एक बात आम थी, दीवारों का ऊपरी भाग सफेद चिकनी मिट्टी से और नीचे स्याही सिलेटी मिट्टी से लिपे हुए, ठीक संथाल औरतों की कानीदार साड़ियों की तरह। इनका जीवन सादा और सरल है। इसके बावजूद इनके घरों के रखने की अलग तरीका है। शर्मा मंगर से कहते हैं, मंगर जी, अपने यहाँ कुछ ब्राह्मणों के घर ऐसे हैं कि अंदर चले जाए तो गंदगी से आपका सर फटने लगे, लेकिन आपको एक भी आदिवासी का घर गंदा नहीं मिलेगा, ना अंदर से न बाहर से, चाहे वह सुअर ही क्यों न पोसे। आपने मजदूरों को काम करते देखा होगा, चाहे वे कोयला ही क्यों न ढो रही हो, जबकि दूसरी देशवासी औरतों में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। उनके घरों की दीवारों पर विशिष्ट प्रकार की पेंटिंग होना और पीने का पानी ऊंचाई पर रखना आदि उनकी विशिष्टता के परिचायक हैं। कहा जाता है कि जाति से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, वह अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। और वैसे भी आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। यह बात अलग है कि बाहरी चकाचौंध से दूर रहने वाले भोले भाले आदिवासी जंगल में जीवन यापन तो करते हैं। इन्होंने हर हालत में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और मान्यता की हिफाजत की है। प्रकृति की संतान प्रकृति के समान स्वतंत्र रहना ज्यादा स्वीकार करती है। यदि कोई उनके अधिकार छीनना चाहता है, तब सामूहिक एकता और संगठन के बल पर विरोध करके वे अस्तित्व की रक्षा करते हैं। इन आदिवासियों के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समग्रतः आदिवासी विमर्श से तात्पर्य आदिवासियों के अस्तित्व एवं उनकी अस्मिता पर विचार से है। आदिवासी विमर्श के अंतर्गत प्रमुख रूप से उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन तो किया जाता है। यह एक यथार्थ है कि भूख आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। आदिवासियों को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तो कहा गया है। हिंदू संगठनों ने उनके लिए वनवासी शब्द का भी प्रयोग किया है। सामान्यतः आदिवासी नगर संस्कृति से दूर घने जंगलों में रहते हैं। भारत में लगभग 8 से 10% आदिवासी हैं जिनका जीवन हाशिए पर ही रहा है। यह एक चिंतनीय स्थिति है कि भारत जब विकासशील अवस्था को प्राप्त कर विकसित राष्ट्र के स्वप्न देख रहा है, तब कुल जनसंख्या का लगभग 15वां भाग आदिवासी या जनजाति विकलांग स्थिति जी रहा है। इनके लिए सन 1947 से सन 2000 तक 48 अरब रुपयों की केंद्रीय सहायता तो दी गई है। यह राशि उनका विकास नहीं कर सकी क्योंकि इसका अधिकांश भाग बिचौलियों ने हड़प लिया है। वे उन आरक्षण, बड़ी बड़ी जल परियोजनाओं एवं उद्योग धंधों के कारण विस्थापन के लिए विवश हो गए हैं। वे आर्थिक दृष्टि से शोषित हैं। उनकी स्त्रियां जो है यौन शोषण की त्रासदी तो झेल रही है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के प्रति संवेदनशील होकर आदिवासी साहित्य तो लिखा जा रहा है। आदिवासी केंद्रित उपन्यासों का लक्ष्य केवल आदिवासियों के जीवन का भावुक होकर वर्णन करना नहीं है, अपितु आदिवासियों में आत्मविश्वास, चेतना एवं अन्याय और अत्याचार के प्रति संघर्ष करने की मानसिकता को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है। संजीव के धार उपन्यास में संथाल आदिवासियों को दृष्टि केंद्र में रखकर उनके जीवन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। पूंजीपतियों द्वारा आदिवासियों का दबाव तो इसका मुख्य विषय है। मैना जैसी सशक्त नारी 5 भी तो इसमें है। आदिवासियों के प्रति संवेदनशील होकर
संजीव ने उनके दुख दर्द को सशक्त रूप में तो इसमें अभिव्यक्ति दी है। वास्तव में वे आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वे उन्हें हाशिए से निकालकर मुख्य धारा में तो लाना तो चाहते हैं। और इतना कहकर तो मैं अपना प्रवचन तो यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्या जी।